नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आईएफपीएस के इस हिंदी मंच पे मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे निरंतर आईएफपीएस का 547वां दिन है और जैसा हम सभी जानते हैं आईएफपीएस एक कोशिश है जिसके तहत हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हमारे मंच के थ्रू जुड़ें और अपना ज्ञान इस मंच के थ्रू साझा कर सकें, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ये जो ज्ञान का आदान प्रदान है चलता रहे। ये आईएफपीएस का हिंदी मंच है जो 7:30 से 8:30 बजे तक के लिए रहेगा। इसके बाद इंग्लिश सेशन होगा जो इंटरनेशनल सेशन भी है और उसके बाद मलयालम का लोकल सेशन होगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। जी धन्यवाद। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर प्रोमिला नेहरा। मैम का सेशन शुरू करने से पहले मैं मैम के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। मैम आप अभी हैं यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ आपका जी, बेसिकली वीडियो ऑफ है। हाँ जी, हाँ जी जी। जी धन्यवाद। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर प्रोमिला नेहरा। मैम का सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं मैम के बारे में। मैम इस समय पे एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर लुधियाना पंजाब में वर्क कर रही हैं। मैम कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन है सिंस 2000 से पंजाब में। तो मैम के पास 24 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है होम्योपैथिक फिजिशियन का, जो कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। मैम डेयर ग्रुप की फाउंडर हैं सिंस 2013 एंड आज का मैम का टॉपिक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और इस पे हम होम्योपैथी से क्या बदलाव कर सकते हैं या होम्योपैथी कैसे वर्क कर सकती है इस चीज के बारे में। मैम सबसे पहले तो आईएफपीएस की तरफ से मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहता हूँ इस मंच पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। अपना आज का सेशन प्लीज शुरू कीजिए और हम लोग का ज्ञानवर्धन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू IHPF। ये मेरा आपके प्लेटफॉर्म पे सेकंड सेशन है। थैंक यू डॉक्टर सानी। और मेरी प्रैक्टिस जैसे पिछले सेशन में मैंने बताया था कि मैं पैथोलॉजी में वर्क करती हूँ, है ना, कि किस तरह से हम केसेस पिक करते हैं, डायग्नोज को समझ के, एक डिजीज को समझ के, और समझना क्यों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, वो सब चीजें हमने पिछले सेशन में करी थी। सेशन एस्ट्रोजन टॉपिक था तब हमारा। उसमें मैंने कुछ रिपोर्ट्स दिखाई थी आप लोगों को, और एक लास्ट फॉलोअप तब रहता था। एंडोमेट्रियोसिस उसमें 15 mm तक गया था, जिसमें फाइब्रोएडिनोमा था ब्रेस्ट में, साथ में गॉल स्टोन से मल्टीपल गॉल स्टोन्स अराउंड 15 mm तक। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो उसका लास्ट फॉलोअप जो रहता था, मैं पहले उसी को ही आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जरूर उसको दिखाएंगे। तो डॉक्टर संजय प्लीज एक उसका वो दिखा देना, एक रिपोर्ट। 0 नंबर रिपोर्ट है आपके पास, आ गई है रिपोर्ट, दिख रही है? हाँ जी। ये आप अगर रिपोर्ट देखोगे जूम करके, संजय इसको जूम करना, एंडोमेट्रियोसिस दिखाना, जो 15 mm से डाउन होते ही 12.5 तक आई थी पिछली रिपोर्ट्स में। ये 2 या 3 महीने के बाद देखेंगे 3 to 4 mm आ गई है, जो कि हमारी इतनी होनी ही चाहिए एंडोमेट्रियोसिस, जो उसकी थिकनेस है। और आपने फर्स्ट रिपोर्ट में देखा होगा कि इसमें हाइपरप्लेजिया था, कैंसर के चांसेस थे। तो अगर हम किसी डिजीज को, किसी डायग्नोज वर्ड को अच्छी तरह से समझ ले, उसका रूट देख ले, उसकी कॉजेशन देख ले, तो हम डिजीज को रिवर्ट कर सकते हैं, उस पैथोलॉजी को खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फैटी लिवर ग्रेड 2 जा रहा था, इसमें ग्रेड 1 आ गया हुआ है, मतलब रिवर्ट हो रहा है। और साथ में गॉल स्टोन अगर आप देखते हो 9.1 mm पर आ गया, और सिंगल स्टोन रह गया हुआ है, तो वो भी ठीक हो रहा है। ठीक है जी। तो ये तो हमने लास्ट सेशन का बताया है, उसको कंटिन्यू करा था। अब हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस। संजय रिपोर्ट हटा दीजिए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट पेन। ठीक है जी। ज्वाइंट पेन को अगर हम समझना चाहें पहले, तो उसके बहुत सारे कॉजेशंस होते हैं। ज्वाइंट पेन किसी एक वजह से नहीं हो सकता। जैसे हमारे गर्दन में है ज्वाइंट पेन, तो वो स्पॉन्डिलाइसिस भी हो सकता है, तो अर्थराइटिस भी हो सकता है। ठीक है। ऑस्टियोनेक्रोसिस, बोन कैंसर, फ्रैक्चर्स, इन्फ्लामेशन, फाइब्रोमाइल्जिया, गाउट, हाइपोथायराइडिज्म, ल्यूकीमिया, ल्यूपस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, रिकट, सार्कोइडोसिस, पेन्स, टेंडनाइटिस, ये सारे हमारे ज्वाइंट पेन के अलग अलग डायग्नोज हो सकते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ एक पिक करा है आज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को समझना करें शुरू करके, होता क्या है,
इटसेल्फ ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो जेनेटिक फैक्टर में रहता है। ठीक है, किसी भी अगर आपके पास आरए पॉजिटिव का केस आता है, आप पहले उस डिजीज को समझेंगे कि ये डिजीज क्या है। इसमें डिजीज के अगेंस्ट जो केस दिखाऊंगी, जैसे लास्ट हमने एस्ट्रोजन में दिखाया था, मल्टीपल ऑर्गन्स पर इफेक्ट करा हुआ था एस्ट्रोजन में, तो आज भी जो दिखाऊंगी तो आर्थराइटिस किस तरह से मल्टीपल ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है और सिंगल रेमेडी पर हम किस तरह से आते हैं। अगर हम डिजीज को समझे, उसमें मटीरिया मेडिका में हम मेडिसिन को समझे, तो कितना वो इजी हो जाता है। तो आर्थराइटिस के बारे में हम अगर देखते हैं सॉरी, ऑटोइम्यून डिजीज है। बॉडी का जो ऑटोइम्यून सिस्टम है वो जॉइंट्स को यहाँ पे अफेक्ट करता है। वो अटैक करता है हेल्दी सेल्स को सैनोवियल टिश्यूज में, जो जॉइंट्स की लाइनिंग होती है। आप अगर जॉइंट को भी देखोगे तो जॉइंट भी 5-6 चीजों से मिलकर बनता है ना, जैसे हड्डियां हो गई, कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स हो गया, बर्सा हो गया, साइनोवियल शीथ हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें मिलकर एक जॉइंट को बना। तो यहाँ पर जो साइनोवियम है, जो लाइनिंग है जॉइंट की, वहां पे हिट किया जाता है। ऑटोइम्यून सिस्टम जो है उस हेल्दी सेल्स पर अटैक करता है। सिस्टम अपने ओन सेल्स, जो सेल्स है वहीं पर अटैक कर रहा होता है सॉरी। तो इसमें अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो कौन कौन से रहते हैं? सीआरपी पॉजिटिव आएगा, ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा, आरए फैक्टर हमारा पॉजिटिव आ सकता है, एक्सरेज में हम दे सकते हैं, और एमआरआई हमको इसका अंदाजा दे सकती है। जेनेटिक मेकअप है, और हमें पता कब चलता है? कोई भी ट्रिगर के साथ, जैसे खास करके लेडीज में बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद महसूस होने लगा, या प्रेगनेंसी से पहले महसूस होने लगा, सर्दियों में ट्रिगर मिल जाता है, या आप कभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, या आपके हालात ऐसे हो गए हैं जिसमें आपको परेशानी से निकलना पड़ रहा है, आप वो बॉदर हो रही है परेशानी, कुछ ऐसा ट्रिगर। ठीक है, उस ट्रिगर की वजह से वो जो जेनेटिक मेकअप था वो फ्लेयर अप हुआ और आरए पॉजिटिव हमको दिखने लगा। इफेक्ट क्या करता है? बॉडी के मैक्सिमम पार्ट, सभी पार्ट्स को ये इफेक्ट कर सकता है। इसके साथ मल्टीपल एरिया को इफेक्ट करेगा। सिंगल एरिया पे जरूरी नहीं है कि सिंगल एरिया को इफेक्ट करेगा, मल्टीपल एरियाज में दिखना शुरू होता है। हड्डियों की अपीयरेंस चेंज करता है सॉरी, मुझे खांसी काफी है। जॉइंट्स की मोबिलिटी को अफेक्ट करेगा ये। ठीक है, मॉर्निंग में ज्यादा रहेगा क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा होती है, कोल्ड वेदर होता है मॉर्निंग। ठंड, जो ठंडा इलाका है वहां पर तो ज्यादा होएगा, कोल्ड एग्रावेशन, डैम्प एग्रावेशन तो यहाँ पे रहती है। पर मॉर्निंग में क्या होता है कि थोड़ा ठंडक होती है, तो तब पेन्स ज्यादा रहते हैं। कोल्ड हमेशा इसकी सीवियरिटी को इंक्रीज करती है एस्ट्रोजन का लेवल जब हाई होता है तो ये बीमारी भी उसके साथ बढ़ती है। इसीलिए मेनोपॉजल एज में हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रिगर मिलता है अर्थराइटिस। अगर अर्थराइटिस नेगेटिव भी आ गया है तो मेनोपॉज एज एक ऐसी एज है जहां पे ट्रिगर मिलता है और वापस पॉजिटिव आ जाता है लो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे इफेक्ट करेगा। स्मोकिंग जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाती है, जिसकी वजह से तकलीफ पड़ती है। एक्सक्यूज मी, जो भी आप होल्ड कर रहे हैं प्लीज, ये बार बार आ रहा है कि हमें एडमिट करो यहाँ पे, वो दो। आप एक ही बार में सबको एडमिट कर दीजिए, मुझे बार बार मैसेज आ रहा है। अब ये तो इसके थे, हमने देखा कि किस तरह से इसमें चेंजेस देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर किसी को अर्थराइटिस हो गया है, मल्टीपल ऑर्गन्स में कैसे फ्लेयर करता है, स्प्रेड कैसे होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू। अनट्रीटेड अर्थराइटिस जो होता है वो हमें क्या नुकसान देता है, या फिर ये समझिए अर्थराइटिस फ्लेयर कैसे करता है, आगे बढ़ता कैसा है दूसरे ऑर्गन्स में। हम उसके मैकेनिज्म पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मैकेनिज्म को करने के लिए 2-3 घंटे मुझे चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे आगे बढ़ा, कौन से टिश्यू से या किस तरह से, हम वो नहीं कर रहे। लेकिन मैं ऑर्गन्स बताती हूँ, कौन सा ऑर्गन और क्या हो सकता है। दूसरे पार्ट में इन्फ्लामेशन हो सकती है, लंग्स में इंफेक्शन जाएगी, प्लूरसी हो सकती है, मतलब लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप ये याद रखिएगा, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, पेपर पेन लेके लिख भी लीजिए,
क्योंकि जो मैं केस बताऊंगी आप उसमें देखोगे कि सब कैसे कनेक्ट करता है। हार्ट में पेरिकार्डिटिस, ठीक है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ड्राई आइज, ड्राई आइज के देखिए बहुत रीजन है, लेकिन आरए इटसेल्फ भी एक रीजन बनता है। वस्कुलाइटिस मतलब ब्लड वेसल्स की थिकनिंग शुरू हो जाती है, वो वीक हो जाती है और नैरो हो जाती है, ठीक है जी। लाइफ थ्रेटनिंग इशू आता है जब वस्कुलाइटिस आता है। टेंडेंस का डैमेज होता है, कार्टिलेज डैमेज होने लगता है और ज्वाइंट डिफॉर्मिटी आती है। ड्राई माउथ रहेगा, स्लाइवरी ग्लैंड्स डैमेज होती है। जब स्लाइवरी ग्लैंड्स डैमेज होती है तो ड्राई माउथ इजीली रह सकता है, ठीक है जी। साइनोवियम पे इशू रहेगा ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफॉर्मिटीज आती है। हम देखते हैं ना कि बहुत सारे पेशेंट्स जब आने वाले आते हैं उनके हाथ टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। सांस लेने में इशू आता है, पेरिकार्डिटिस। ये छाती में आवाज आने लगती है, छाती दर्द होने लगती है ना। पानी निकालना पड़ता है, फ्लूसी होती है। और कुछ केसेस में हमने देखा है कि लीवर फेल्यूर होता है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में रहता है लीवर फेल्यूर। ये तो हमने सुपरफिशियल अर्थराइटिस की चीजें देखी हैं कि किस तरह से अर्थराइटिस होता है और उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्या सिम्टम्स हैं। अभी मैं एक केस बताती हूँ। जिस वार्ड पे मेरे पास केस आया है अभी, ये मेरे पास आया है 17 मई को 2024 को ही। इससे पहले ये पीजीआई से और बहुत सारे हॉस्पिटल से बहुत ट्रीट करवाया है, लेकिन इन्होंने अपनी बीमारी बढ़ाई है क्योंकि अर्थराइटिस था और अनट्रीटेड था, इग्नोरेबल था केस कि मेरे तो नेगेटिव आ गया है और कोई जरूरत नहीं है अब इसको आगे फॉलो करने की। ऑटोइम्यून डिजीज में हमेशा याद रखना, आपके नॉर्मल आ सकती है रिपोर्ट, नील आ सकती है, इट डजंट मीन कि आप ठीक है, ठीक है। वो वापस फ्लेयर हो सकता है, ट्रिगर्स वापस आ सकते हैं लाइफ में। जरूरी नहीं होता कि अगर आपकी जिंदगी में से एक परेशानी खत्म होगी दोबारा कोई और नहीं आएगी, ठीक है। ट्रिगर्स बॉडी में वापस मिल सकते हैं। और अनट्रीटेड ऑटोइम्यून डिजीज जो होती हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस हमेशा से सीवियर रही, ठीक है। यहाँ पे यही देखेंगे। संजय, संजय रिपोर्ट नंबर 1 देना। हाँ जी, स्क्रीन पे लाना। ये देखिए, ये है डी डाइमर। थोड़ा सा संजय जूम भी कर देंगे आप। डी डाइमर देखिए 500 तक लिमिट चाहिए और यहाँ पे 1521 है। अब जितने भी रिपोर्ट्स हैं हमें पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट का मीनिंग क्या है हमारे लिए। संजय रिपोर्ट 1, रिपोर्ट नंबर 1 यही है ना, इसके नीचे वाली। रिपोर्ट नंबर 1 देखो, डी डाइमर, हाँ जी ये वाली। डी डाइमर क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर रहता है। यहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिसिस। और जब भी अर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है, तो चांसेस बनते हैं थ्रोम्बोसिस के, क्योंकि ब्लड क्लॉट वस्कुलाइटिस के चांसेस होते हैं, तो ये चांसेस बन सकते हैं। नंबर 2 रिपोर्ट दिखाइएगा। इको करी गई है, इको करी गई है इनकी हार्ट का। ये क्या? ये नंबर 2 और 3 एकदम साथ में है। ये 2 है, 3 वाली करो, इंप्रेशंस में लेके जाओ। ये देखिए माइल्ड एलबीएच है इनको, डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। देखिए इनकी एज भी है इस पेशेंट की ना, 78 है आज की डेट में, और ये रिपोर्ट है मेरे पास 22 की, ठीक है, 2 साल पहले की, तो 76 के होंगे तब। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है वो आरए के कॉम्प्लिकेशन में आती है। अर्थराइटिस जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल को हाइपरट्रॉफी ला सकता है, वहां पे कॉम्प्लिकेट कर सकता है, तो यहाँ पे वो कॉम्प्लिकेशन दिख रही है हमको, ठीक है जी। नेक्स्ट रिपोर्ट कीजिए नंबर 4। ये एक ही बार में आप एडमिट क्यों नहीं करते संजय? आप भी कर दीजिए, ये बार बार मैसेजेस आ रहे हैं और रिपोर्ट्स को ऊपर कवर कर लेते हैं वेटिंग रूम में ना।
नंबर 4 रिपोर्ट है वीनस कलर डॉपलर, बोथ लोअर लिम्स का है, वहां पे वीनस एरिया चेक करा गया है। यही रिपोर्ट है ना? मेरे पास ना ऊपर वो लिखा हुआ आ जाता है, नदीम एंटर द वेटिंग रूम, इसको एडमिट कीजिए। एक मिनट इसको। हाँ जी यही है, नहीं दिस इज 4th वन, हाँ जी यही है नंबर 4। इसमें अगर आप देखोगे फ्री वेरिकोसिटीज है यहाँ पे, ठीक है, राइट लेग में भी दिखेंगी आपको, लेफ्ट लेग में भी दिखेंगी, लोअर 1/3 एरिया में। क्या होता है यहाँ पे, वेन्स जो स्वोलन हो जाती है या फिर ट्विस्ट हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, और हमने देखा है कि इसमें हो सकता है आरए की कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट नंबर 5 रिपोर्ट, ये है सीटी चेस्ट करवाया गया है इनका 2022 में ही। उस समय ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो गए थे, ये तब का है। यहाँ पे इनको फाइब्रोसिस लोअर लोब में आया राइट साइड में, और प्लूरल थिकनिंग आई है, लिम्फ नोड भी गए हैं, ठीक है जी। और हमने देखा है कि लंग्स में इंफेक्शन होती है, प्लूरेसी के चांसेस बढ़ते हैं, और फाइब्रोसिस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा। हाँ हाँ नंबर 6, यही ना? हाँ। नंबर 6 है, हाँ जी नंबर 6, ये यूएसजी है, होल एब्डोमेन। अगर इसमें देखोगे तो लीवर पेरेंकाइमल डिजीज आया उसमें, अगर आप देखोगे, और साइज देखिए 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन साथ में क्या आया है, पोर्टल वेन का भी इशू आया है, वहां पे थ्रोम्बोसिस आया, और ये रिपोर्ट है 2023 जनवरी की। पोर्टल वेन में अगर थ्रोम्बोसिस है मतलब आगे जाके हमारा इशू बढ़ने वाला है, वहां पे ब्लड क्लॉट आ चुका है पोर्टल वेन, ठीक है, जो कि सीवियर भी हो सकता है। और किडनीज में कॉर्टिकल सिस्ट, ये हम इसको ज्यादा अहमियत नहीं देते, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और प्रोस्टोमेगेली है जो इसके साथ नहीं हम ले रहे हैं, आरए के साथ हम नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज कॉर्टिकल सिस्ट ओल्ड एज में बहुत कॉमन होती है, और प्रोस्टोमेगेली सॉरी। देन नेक्स्ट 7 नंबर रिपोर्ट, ये इनका सीटी है होल एब्डोमेन, वो जनवरी की रिपोर्ट थी, ये है फरवरी की। और इसमें देखिए 1 महीने में वो यूएसजी था और ये सीटी है, मतलब ये ज्यादा बेहतर रिपोर्ट आई है। अगर 1 महीने के अंदर हमने देखा है कि पोर्टल वेन में जो थ्रोम्बोसिस था, अब वहां पे कैवर्नोमा फॉर्मेशन हो गया। क्या होता है कैवर्नोमा फॉर्मेशन? कुदरत का एक नियम है कि अगर एनाटॉमी के कोई डिस्टरबेंस आ जाए बॉडी की एनाटॉमी में, तो कुदरत ही दूसरा रास्ता निकालती है। पोर्टल वेन हमारा मेजर वेन होता है, अगर वहां पे क्लॉट आ गया है, फ्लो रुकता है, तो वो एक कोलेट्रल वेन्स, मतलब एक गुच्छा दूसरी छोटी छोटी वेन्स का निकाल लेगा। कोलेट्रल वेन्स बन जाती है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उसी को हम कैवर्नोमा फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो रास्ता बन गया है। नंबर 8, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम के ब्लड क्लॉटिंग को कितना टाइम लगता है, तो आप देखोगे 19.3 है, होना कितना चाहिए 12.5, तो थोड़ा ज्यादा है। और ये थ्रोम्बोसिस में देखना बहुत जरूरी होता है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है। नंबर 9 रिपोर्ट, ये सीटी चेस्ट है हमारा,
राइट साइड में प्लूरल एफ्यूजन थोड़ा बहुत दिखता है, ट्रेसिस उसके मिलेंगे। और पेरिकार्डियल थिकनिंग है पेरिकार्डियलिस, जो कि हमने इसकी कॉम्प्लिकेशंस में देखा। नंबर 10 रिपोर्ट, ये ANCA है। एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज हम देखते हैं ANCA, और ये यहाँ पर पॉजिटिव आया है। और पॉजिटिव कौन कौन सी डिजीजेस में आ सकता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स में, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, SLE, RA और ऑटोइम्यून लिवर डिजीज। अगर ये पॉजिटिव आता है, उससे हमें ये पता लगता है कि RA कितना प्रोग्रेसिव है कितना नहीं है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से। और यहाँ पे ये पॉजिटिव दिखाया गया है, इट मीन्स कि ये प्रोग्रेसिव है यहाँ पे। और अगर RA प्रोग्रेसिव होता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, इसीलिए इसमें पेरिकार्डिटिस आ गया, प्लूरेसी आ चुका है, और लंग में फाइब्रोसिस भी आ चुका है। नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए रिमेटॉइड अर्थराइटिस की, ये 2023 मई की है, और उस समय 21.13 था। इसमें एक रिपोर्ट मिसिंग है 22 की, जब इनका रिमेटॉइड अर्थराइटिस कुछ 100 प्लस जा रहा था। जो इनके पास रिपोर्ट की थी, इन्होंने वर्बली बताया था मुझे, ठीक है। तो ये विद मेडिसिन विद ट्रीटमेंट 21.13 आया RA फैक्टर। नंबर 12, नंबर 12 आ गया। CRP देखिए 21 है, जो हमें 5 या 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर CRP पॉजिटिव आता है तो बॉडी में इंफ्लेमेटरी सेल्स है, इंफ्लेमेशन स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे। आगे देखिए ACE, एंटी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज के लिए किया जाता है ACE टेस्ट, खास करके सार्केडाइसिस के लिए। सार्केडाइसिस का शक यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लंग में फाइब्रोसिस बनना शुरू हुआ, ठीक है। अब ये देखना जरूरी होता है कि अगर ये फाइब्रोसिस बना है, हमें ये RA की कॉम्प्लिकेशन तो है, कहीं एक ऑटोइम्यून ने दूसरी ऑटोइम्यून को इनवाइट तो नहीं करा हुआ। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आया है, क्योंकि 60 से डाउन हम लेते हैं मोस्टली, तो यहाँ पे ये 30 नहीं है, तो इट डजेंट मैटर। PSA देखा गया है, ये हम जब भी प्रोस्टोमेगैली होती है वहां पे हम देखते हैं कि CA के चांसेस तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं बन गया, एज भी है यहाँ पे, और बाकी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे PSA नेगेटिव आया। नेक्स्ट वन, नंबर 15। ओ सॉरी रिपोर्ट्स, अब हम 13 पे हैं अभी, सॉरी 13 नंबर है हमारा एस, जो हमने देखा था। यहाँ पे ये देखिए नॉर्मल आई है 13.08। नंबर 14 करना है संजय। 14 पे हम PSA देखते हैं, अगेन नेगेटिव। 15 देखिए, हाँ जी, ये 15 है ANA, ठीक है। ANA हम क्यों देखते हैं, ये स्क्रीनिंग क्यों ANA की करवाई है हमने, ये देखते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है कि नहीं। अब RA पॉजिटिव है, हम वी नो कि ये ऑटोइम्यून ही, पर कुछ डॉक्टर्स देखते हैं कि हाँ पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है। यहाँ पे 4+ आया, ठीक है। 4+ आया मतलब ये एसोसिएट कर रहा है किसी और के साथ। अगर 4+ गया है और होमोजीनस है तो SLE के साथ ये एसोसिएट करेगा। हर रिपोर्ट को पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है, और उसके मीनिंग्स हमको पता होना चाहिए कि अगर ये रेंज है ये कहाँ पर स्टेबल करेगा, ये रेंज आती है, नीचे वाली रेंज आती है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे 4+ है, इट मीन्स कि यहाँ पे ये SLE के साथ एसोसिएट कर रहा है। नंबर 16, नेक्स्ट रिपोर्ट करिए संजय। 16 नंबर, ये 2023 की रिपोर्ट है, अगस्त की, CRP की। यहाँ पर 2 आया है, देखिए कम होता चला गया है, ये विद मेडिसिन, और यहाँ पे हैवी स्टीरॉइड्स दिए गए हैं। 17 नंबर रिपोर्ट लाइए। USG की रिपोर्ट है,
वही सेम आ रही है कि यहाँ पे थ्रोम्बोसिस है और कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे। अगेन नेक्स्ट वाली 18 नंबर है, ये आरए फैक्टर नेगेटिव आ रहा है, 3.5 डाउन चला गया है विद मेडिसिन। 19 नंबर निकालिए, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम 15.1 पर आ गया है, मतलब अब क्लॉट्स बनने कम होंगे। हमें पहले कितने बने हुए थे, 19। देन सीआरपी, ये है मई की रिपोर्ट, अगेन हाई है 38.59, जो सीआरपी 2 पर गया था, मतलब फिर से ज्यादा है। ये 20 रिपोर्ट है। इसके बाद ये पेशेंट हमारे पास शिफ्ट हुआ है। हमारे पास ये जब आए हैं, इनके सिम्टम्स जो थे, ब्रीदिंग लेने में बहुत, सांस लेने में इनको इशू आ रहा, बहुत ज्यादा पकड़कर ऐसे बैठाया जाता था, क्योंकि जब ये ऐसे बैठते थे तो इनको यहाँ पे चीज निकलती थी, ऐसे लगता था पीछे तक चले गई है, एकदम से तीखी चीज, और वो कुछ देर रहती थी, कुछ सेकेंड्स, 30, 40, 50 सेकेंड्स। और जब देखा तो इनका स्वेलिंग थी चेस्ट में, थोड़ी सी इनको महसूस होती थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, सांस एक्सपीरेशन में, इंस्पिरेशन में नहीं, सांस छोड़ने में इशू आ रहा था इनको, दर्द तब होता था। देखिए, जब भी आप सांस का इशू लेते हैं, वहां पे आप नोट करना कि इंस्पिरेशन में इशू आ रहा है कि एक्सपीरेशन में इशू आ रहा है, तो दोनों के डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे उनको छोड़ने में इशू आ रहा था, लेने में थोड़ा कम इशू आता था, और ज्वाइंट पेन्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, मेमोरी बहुत कंफ्यूज हो गए थे, और टायर्ड फीलिंग बहुत रहती थी। कुछ कदम ही जाते थे, कुछ स्टेप्स ही लेते थे, या कोई पकड़ के लेके जाता। ये उस कंडीशन में जब हमारे पास वो आए, तो इस समय डॉक्टर ने गाइड करा था कि आपको लंग्स में से पानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगेन प्लूरेसी फ्लेयर हो गई है, कि सीआरपी भी ज्यादा है। ठीक है जी, एक्सरे की रिपोर्ट इसमें मैंने नहीं लगाई हुई है, जिसमें दिखाया गया था कि आपके अंदर पानी है, और कुछ एरिया उसमें फेजर दिखाया था एक्सरे में, जो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाई। ये हमारा केस था। अगर इस केस में हम देखें, कोई बता सकता है कि हमें इतने से सिम्टम्स में और इतनी सारी रिपोर्ट्स में, इस केस में हमने कैसे आगे बढ़ना है? कोई आएगा सामने? मैसेज दे सकते हैं मैडम, आप चैट बॉक्स देख लीजिएगा तो उसमें हो सकता कोई चैट बॉक्स में कुछ नहीं आ रहा है। है। चलिए, देखिए, ऐसे केसेस में हमको करंट फेस देखना होता है। नो डाउट कि उनके मल्टीपल ऑर्गन्स देखिए इन्वॉल्व हैं, वेरिकोसिटी है, लेग्स में पेन रहता है, टायर्ड है, वीक है, चल नहीं पा रहे हैं, पेरिकार्डाइटिस हो गया हुआ है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है, लंग्स इन्वॉल्व है, प्लूरेसी है, ठीक है, लीवर इन्वॉल्व है, और पोर्टल वेन जो मेजर वेन है वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों में अगर हमको पकड़ना है, हमको वो मेडिसिन पकड़नी है जो सारे ऑर्गन्स को पकड़े। खास करके वो अर्थराइटिस के लिए तो बनी हुई, उसका बेस अर्थराइटिस होना चाहिए, और बाकी की जो चीजें हमें दिख रही है उसके आसपास, वो भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर अब हम ऐसी मेडिसिन देखते हैं, कार्जुअस म्यू, बहुत सही बोला सर, ये मैंने दी है इनको, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों दी है। अब इसमें ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी रेमेडी आएगी जो अर्थराइटिस को सेंटर बनाएगी। अगर अर्थराइटिस में देखेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज हैं, ठीक है, जो काम करती है, अर्थराइटिस के लिए बनी। अर्थराइटिस हमने कैसे समझा है कि सैनोवियम पे काम, सैनोवियम का इशू जिसमें आता है, सैनोवियम की इन्फ्लामेशन जहां पे आती है, ठीक है। अगर अक्यूट उसमें इन्फ्लामेशन रहती है, अक्यूट है वो केस अर्थराइटिस का, तो उसमें हमें इन्फ्लामेशन कम करनी है, स्वेलिंग, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, और फर्दर कोई डैमेज हुआ है वो। और अगर क्रॉनिक केस है, उसमें जितने भी ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी है, जैसे इस केस में है, उसको कवर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस रंग की, उसकी इलास्टिसिटी बॉडी की बना सके, फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आ सके। और अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ले ली है, कोई ढूंढ लिया उनकी, तो वो पूरे इम्यून, उसका जो हेपेटिक सिस्टम है और मेटाबॉलिक हेल्थ को रिकवर कर देगा। लेकिन
जब ऐसे क्रॉनिक केसेस आते हैं तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और अपने साथी डॉक्टर्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि आप एकदम से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मत दीजिए, आप पहले उसको खड़ा कीजिए ताकि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्ड करना शुरू करे। ठीक है, तो हमेशा पहले जो करंट फेस है बीमारी का, हम उसको अगर डील करें तो वो बेहतर है। और अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वहां पे हम क्या दे रहे हैं, एकोनाइट, बेलाडोना, एपिस, ब्राइनिया, काल्विया एंड पल्सेटर। और क्रॉनिक में हम इन्फ्लेमेशन में हम क्या दे रहे हैं, डल्कामारा, रस्टॉक्स, रोडोडेंड्रॉन, लीडम, फाइटोलेका और फॉर्मिकल्स। ये हमारी एक्यूट और क्रॉनिक की अलग अलग रेमेडीज हमने निकाली जो अच्छे से काम भी करें। ठीक है, अगर इसकी डिजेनरेटिव चेंजेस आ गई है पेशेंट्स में, ठीक है, वहां पे रूटा है, कल्केरिया है, ग्वाइकम, कॉस्टिकम, कल्केरिया फ्लोर एंड हेक्ला लगा। बाकी हम स्मॉल जॉइंट्स लेते हैं, एंकल्स, टोज, वहां आप रूब्रिक लगा के भी देख सकते हैं ना कि एंकल्स पे रोमेटिज्म है तो क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। शोल्डर्स में है, अलग अलग जॉइंट्स का ले सकते हैं, पर मैंने आपको मेजर पार्ट बताया है। और अगर हम सीधा सीधा देखें कि सेनोवियम को पकड़ने वाली रेमेडी कौन सी है आर्थराइटिस पे, तो ब्राइनिया और पल्सेटर, दोनों रेमेडीज का बहुत ही अच्छा एक्शन होता है साइनोवियम पे। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं कि साइनोवियम का इशू तो चल ही रहा है पेशेंट में, ठीक है, और साथ में बाकी के ऑर्गन्स भी कवर हुए हुए हैं। और अगर हम इसमें देखते हैं, देखिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको जिसमें हमें ब्राइनिया मिलती है। अगर सनोवियम का इशू देखते हैं तब भी हमें ब्राइनिया मिलती है, मतलब हम ब्राइनिया के ज्यादा क्लोज। और अगर आप ब्राइनिया की पैथोलॉजी पढ़ोगे तो वो उसका सीट ऑफ एक्शन, मतलब वो हम कैसे देख सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस आप बोल रहे हैं, नहीं सर जी, ब्राइनिया का अगर सीट ऑफ एक्शन देखते हैं तो वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है, सीरम मेम्ब्रेन है, प्लूरा है, पेरिकार्डियम है, ब्रेन मेनिंजाइटिस, साइनोवियम, पेरिटोनियम, नर्व्स, मसल्स, राइट साइडेड रेमेडी है, और सेलुलर टिश्यू है, पाइटलस टिश्यू है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारी ब्राइनिया का सीट ऑफ एक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन इन ऑर्गन पर। और अगर हम ये देखते हैं कि साइनोवियम पे इंफ्लेमेशन होने की वजह से कौन कौन से ऑर्गन्स कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, तो वो सारे सीट ऑफ एक्शन वाले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेडिसिन कौन सी आई, ब्राइनिया सामने, जो सारी चीजों को मोस्टली पकड़ रही है। खास करके उस समय का अगर करंट फेस भी देखे, एक्यूट कंडीशन देखे, प्लूरेसी है, ठीक है, सांस छोड़ने में इशू आ रहा है, वीकनेस है, ये सारी चीजें भी आपको अगर देखनी है तो आपको ब्राइनिया में मिलेंगी ही मिलेंगी। जॉइंट पेन, इवन रेस्ट से आराम मिलता है, ये एक कॉमन सिम्टम आ रहे। तो ब्राइनिया बहुत क्लोज थी, तो यहाँ पे ब्राइनिया ही दी गई। दूसरी कार्डुअस हमने मदर टिंचर में दी थी, क्यों दी थी, क्योंकि अगर हम पोर्टल वेन को भी देखना चाहते हैं, वैसे तो पोर्टल वेन ने अपने रास्ते बना लिए हैं दूसरी ब्रांचेस अपने बना के, पर फिर भी वो थ्रोम्बोसिस को कम करना जरूरी था, तो वहां पे हमने कार्डुअस दी है। क्योंकि अगर आप पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस के ऊपर रेमेडीज देखोगे तो हमारे मर्फी में दो ही रेमेडीज आती है, कार्डुअस एम, दूसरी कौन सी है, एसिड फ्लो। तो कार्डुअस एम हमारे लिए ज्यादा सुटेबल थी, हमें ज्यादा सही लगती है। अगर उसका सीट ऑफ एक्शन देखते हैं, गॉलस्टोन, लीवर के जितने इश्यूज आते हैं, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, सिरोसिस, और लंग्स में भी अच्छा काम करती है जहाँ पे अस्थमेटिक इश्यूज आए, वेरिकोसिटी पे काम करती है, वेरिकोस अल्सर्स पे काम करती है, वेरिकोस वेन्स पे काम करती है। तो कार्डुअस इज मोर क्लोज, एसिड फ्लोर से हम ज्यादा बेहतर कार्डुअस से काम ले सकते। पेशेंट को ये देना शुरू करा तो हमारा विद इन मई में आए थे, और लास्ट मई को आए थे, और ये मिड जून में आके इन्होंने बोला कि मैं तो अपने आप उठता बैठता हूँ, और जून में ये चलने फिरने लगे। अभी तो ये बहुत बेहतर है। ब्राइनिया गिवन इन 30 पोटेंसी, क्योंकि जब भी पैथोलॉजी केसेस देखो, चाहे कितनी भी आपकी सिमिलैरिटीज हो, तो पैथोलॉजी केसेस में सेम मेडिसिन को अगर आप डाउन पोटेंसीज में देते हो, 6 में, 30 में, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, जितना हम हायर जाएंगे फिर उसमें हमें उतने अच्छे रिजल्ट, मेरा ये है सोचना, मैंने अपने रिजल्ट्स में देखा है, तो जितना नीचे जा रहती हूँ पोटेंसीज में, उतने ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स। पेशेंट बहुत सही है आगे से,
लंग्स का कोई इशू नहीं आता, सांस लेने में परेशानी नहीं है, चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, हॉस्पिटल अच्छे से चल के ही आते हैं, खुद से कोई ऐसा इशू नहीं। तो एक चीज और बताऊंगी, जब इतने सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट आपके पास आता है, आप एक मेडिसिन पर आ भी जाते हैं और एक एज फैक्टर के साथ आता है, कभी मत सोचिएगा कि आप पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। आप उसको मैनेज भी कर दोगे, इट्स ओके फॉर हिम। इतने सालों के वो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, हम उनको बंद नहीं करवा सकते। जैसे ही हम बंद करवाएंगे उनके इश्यूज आएंगे। तो उनका जो चल रहा है आप चलने दीजिए, धीरे धीरे टेपर कर सकते हैं, या कुछ रेमडीज आप उनके डॉक्टर के हिसाब से, उनको पता होगा हमसे बेहतर कि किसको हमने निकालना है, किसको रखना है, ठीक है। उसमें कभी पंगा मत लेना। दूसरा ये है, एज फैक्टर जब आता है और कॉम्प्लिकेशंस के साथ बॉडी के अंदर जो डैमेज आता है, उसमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। अगर फिर भी हमारी कोई मेडिसिन रिकवर कर रही है चीजों को, तो वो हमारे लिए बोनस है। इस केस में 78 एज है, मुझे नहीं लगता कि उनका लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी को हम रिकवर कर सकते हैं। हम लंग को रिकवर कर सकते हैं, हम फाइब्रोसिस को रिकवर कर सकते हैं। देखिए जो उसके अंदर फाइब्रोसिस बना हुआ है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा ब्राइटनेस से, ठीक है। प्लूरिसी हम कम कर सकते हैं, उनका पेन कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, हम पोर्टल वेन को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांचेस बन चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आरए को ये सोचना कि अनट्रीटेड होने की वजह से जितनी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं हम उसको रिवर्ट करके जीरो पे लाके खड़ा करेंगे, एकदम से हेल्दी कर देंगे, वो नहीं हो सकता। एज ग्रुप हमेशा मरीज का साथ चलता है, क्या डिजीज है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उसको मद्देनजर रखकर ही आप मरीज को डील कीजिए। ऑटोम्यून डिजीजेज में पेशेंट अगर नील भी आता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती हैं, डजंट मीन कि मरीज ठीक है, वो उसके जेनेटिक फैक्टर में है, किसी ट्रिगर के साथ बाहर आ सकता है। पेशेंट को मेंटली रेडी करना पड़ता है कि आपकी लाइफ के ट्रिगर्स क्या है, चाहे वो मेंटल ट्रिगर हो, इमोशनल ट्रिगर हो, चाहे फिर वो फिजिकल ट्रिगर। मरीज के साथ बैठ के वो ट्रिगर्स पे बात कीजिए, उस ट्रिगर को हैंडल करना सिखाइए, ताकि वो ट्रिगर्स को हेल्दी तरीके से ले, बॉदर ना करे। क्योंकि अगर वो बॉदर करेगा, वापस ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो फ्लेयर होएगी और तकलीफ आएगी, ठीक है जी। ये तो मैंने आज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताया है। कोई सवाल हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड, अभी 10-15 मिनट पड़े हैं। क्या है व्हाट्सएप पर कोई ऐसी चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है? ब्राइनिया पोटेंसी 30 सर जी 30 बोले आपको कि मैं हमेशा लोअर पोटेंसीज में ही रहती हूँ, लेकिन मल्टीपल डोजेस, सिंगल डोज नहीं। पैथोलॉजी डीप पैथोलॉजीज होएंगी तो कभी भी ऐसे सिंगल डोज में मत सोचिए कि वो ठीक हो जाएगा, सिंगल डोज दे दिया तो इट विल बी ओके, नहीं, समय लगता है। मल्टीपल डोजेस देनी ही देनी है और फॉर ए लॉन्ग टाइम। आज भी उनकी ब्राइनिया ही चल रही है दिन में 2 बार ना, और ये मई से केस चल रहा है, आप देखिए अक्टूबर आ गया है, मैंने ब्राइनिया नहीं बंद करी, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मरीज अच्छे से इंप्रूव हो रहा है। एक्यूट और क्रॉनिक रेमेडीज में बता चुकी हूँ आपको वैसे तो, फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक्यूट में आप एकोनाइट, बेलाडोना, एपिस, ब्राइनिया, कालमिया और पल्सिटिना। क्रॉनिक में डेल्कामारा, रेस्टॉक्स, रोडोडेंड्रॉन, लीडम, फाइटोलेका और फॉर्मिका रूफा। कार्डियोस की पोटेंसी, कार्डियोस मैंने मदर टिंचर में दिया है सर। आपको मैंने नंबर ऑफ मेडिसिन जो बताएंगे आप उसको बोरिक में और मर्फी में चेक करेंगे कि कौन से गाइडिंग सिम्टम्स हैं। ये नहीं कि आपने ये अगर 5 मेडिसिन है 5 इकट्ठी दे देनी है, वो नहीं ऐसे होगा, आपको सिंगल मेडिसिन पे आना ही पड़ेगा। हाँ जी, कोई और सवाल अर्थराइटिस के बारे में? एक छोटा सा केस में और आपको बताती हूँ, मेरे एक दो वीडियोस और भी अर्थराइटिस पे कुछ प्लेटफॉर्म पे गए हुए हैं, वहां पे वो केसेस दिखाए हुए हैं कि किस तरह से वो केस पॉजिटिव हुआ और फिर नेगेटिव गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। हुआ यूं था कि
मैंने जब वो केस देखा मुझे लगा कि पेशेंट को अंडरस्टैंड करवाना जरूरी है कि आपका नेगेटिव आ रहा है, इट डजंट मीन कि आप सही हो, जैसे आपको भी मैं बोल रही हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने मरीज को ये समझा दिया, और वो समझाना ही मेरा शायद गलत था उनके लिए, क्योंकि उनको लगा कि ऐसे कैसे, है ना, ये नहीं होना चाहिए था कि उन्होंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास बात करी, और उस समय वो नेगेटिव चल रहा था केस, 1-1.5 साल तक नेगेटिव जा रहा था। और जब उन्होंने किसी आयुर्वेद से बात करी, उन्होंने बोल दिया नहीं जी ये तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। देखिए ऐसे ऐसे ये ब्लंट स्टेटमेंट्स दे देना कि हाँ मैं मरीज को पूरा ठीक कर दूंगा, आगे से कभी होगा ही नहीं, ये बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके अगेंस्ट हमको भी बोलना चाहिए और मरीज को भी गाइड करना चाहिए। तो उन्होंने, मरीज ने उनकी जो मेडिसिन थी वो लेनी शुरू करी। वो कोई पाउडर देते थे और वो सुबह शाम लेना था 1 पाव देसी घी में। अब देखिए 1 पाव देसी घी सुबह ले रहे हैं, 1 पाव देसी घी वो शाम को ले रहे हैं, मतलब आधा किलो देसी घी में वो दवाई घोल के वो लेते थे, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या हुआ, हाई बीपी, पेरिकार्डिटिस, लंग प्लूरेसी, ब्रीदिंग के इश्यूज आने शुरू हुए और स्वेलिंग आने शुरू हुई बॉडी। लेकिन जब उनको स्वेलिंग थोड़ी बहुत आई बॉडी पे, उनको लगा हमारे मरीज की तो हेल्थ बन रही है। धीरे धीरे जब सांस चढ़ने लगी, प्रॉब्लम आए, तो वो मेरे पास आई कि ये क्या हो गया। तो मैंने उनको बोला कि ये, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि हमने किसी आयुर्वेद से दवाई ले रहे हैं। तो मैंने जब देखा थे कॉम्प्लिकेशंस कैसे आ सकते हैं, जब नेगेटिव जा रहा था, मरीज ठीक था, तो हुआ कैसे। तो मेरे लिए वो बड़ा सरप्राइज था कि हो नहीं सकता कि आपका पेशेंट एकदम से ठीक होता जा रहा हो और सडनली कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, उससे पहले सब कुछ ठीक था। ये 2-2.5 महीने 3 महीने में ऐसे पॉसिबल नहीं होता किसी मरीज के साथ। लेकिन जब वो मेरे पास आए, मुश्किल से कोई 1 महीना या 20 दिन लगा लीजिए, मुझे मैसेज आया कि उनकी डेथ हो गई है मैडम की। तो उसके बाद किसी रिलेटिव मेरे पास आके बोले कि उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई स्टार्ट करी थी और ये वो ले रहे। अब यहाँ पे इस केस में देखिए क्या हुआ, मरीज को लगा कि वो आयुर्वेदिक बता रहा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, जो मिसलीड किया गया, मिसगाइड किया गया मरीज। उसकी वजह से क्या हुआ, देसी घी आधा किलो रोज का पचाना नॉर्मल बंदे के लिए भी मुश्किल है, नॉर्मल इंसान के लिए ना। तो एक बीमार जो मरीज है, इंसान है कोई, उसको कैसे डाइजेस्ट करेगा। वहां से उनके इश्यूज आने लगे, इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई बॉडी कि वो डेथ हो गई। तो इसलिए जितनी भी आपकी ऐसे नेगेटिव चीजें भी आती हैं, किसी पेशेंट में कोई नेगेटिव ऐसा करेक्टर आ गया, आपको ऐसा मिल गया, नेगेटिव आपको रिस्पॉन्स मिला, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कीजिए, उसको भी इंक्वायर कीजिए कि क्या मेरी गलती थी। मुझे यहाँ यही मेरी गलती लगी कि शायद मुझे उनको कहना ही नहीं चाहिए था। मैं ऐसे क्या क्या रखती कि एवरी 6 मंथ्स में आप टेस्ट करवाते रहिए। कोई और सवाल, अर्थराइटिस के लिए कोई सवाल। सीकल कॉर बेस्ट फॉर वेरिकोज, सिंगल पोटेंसी 200 गॉड रिजल्ट। सर हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स हो सीकल कॉर के साथ, पर उस पेशेंट के सिम्टम्स भी मैच करने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि यहाँ पर वेरिकोज डी अगर हम देखें, आरए पॉजिटिव भी था, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स कई जगह पे थे, पोर्टल वेन में है ना, थिकनिंग है, वेस्कुलाइटिस है, यहाँ पे पेरिकार्डिटिस है। तो मुझे सीकल कॉर इनके लिए नहीं सही लगी थी। मुझे ब्रायनिया से अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, और मेरे लिए कार्डुअस फिर भी बेहतर चॉइस है, क्योंकि उनका मुझे पोर्टल वेन जो थ्रोम्बोसिस है वो रिकवर करना है। साथ एक सिंगल डायग्नोज वर्ड के साथ जब हम रेमेडी पिक करते हैं, तो दूसरे के साथ दूसरी रेमेडी पिक करेंगे। आपने जैसे वेरिकोस्टी के लिए कहा सीकल कॉर, इट्स ओके, बट फॉर पेरिकार्डाइटिस ठीक है। फिर उसके बाद आप प्लूरेसी के लिए क्या देंगे, ज्वाइंट पेन्स के लिए क्या देंगे, पोर्टल वेन के लिए क्या देंगे। तो हमारे पास ऐसे 6-7 ऑर्गन्स हैं और 6-7 हमारे पास रेमेडीज हैं। हम मैनेज कैसे करेंगे। तो क्यों ना हम सारी चीजों को एक साथ ले, जो सिंगल रेमेडी में आ जाए। एक एग्जांपल मैं डॉक्टर संजय का ही बता रही हूँ, ये अपने स्टूडेंट्स को अक्सर सिखाते हैं बच्चों को, कि तोरन में ना जब पत्ते बंधे होते हैं एक धागे में, तो एक धागा लेके एक पत्ता बांधते, उसी को फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ आप एक पत्ता खींचेंगे, एक पत्ता खींचेगा, बाकी तोरन खराब हो जाएगा।
लेकिन उस धागे को आप इस तरह खींचिए कि सारे पत्ते एक ही बार में झड़ जाए। तो तोरन जो है वो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है केस लेने का तरीका, कि आप वो रेमेडी पिक कीजिए जिसमें सारी चीजें आ जाए। जैसे ब्राइनिया में एक चैट में आया है, रोल ऑफ मियास्मेटिक ट्रीटमेंट। सर मैं मियास्मेटिक जो मेडिसिन देती हूँ वो मैं तब देती हूँ जब मुझे लगे कि मेरा करता जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें कोई रुकावट आई है और मेडिसिन मुझे यही लग रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है ना, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो आगे नहीं जा रही है, तो मैं एक मियास्मेटिक डोज देती हूँ कोई। पर इस केस में मुझे अभी तक तो लगा नहीं है। एक डॉक्टर AK यादव का आया है, केसिस क्या होगा। समझ नहीं आया सर मुझे आपका सवाल, केसिस क्या होगा, दोबारा बोलेंगे डॉक्टर AK? मेरे पास 10 मिनट्स अभी और हैं, आपके सवाल अगर आए तो अच्छा लगेगा। सवाल था आपका, चैट हाँ बॉक्स जी, पे लिखिएगा। चैट हाँ बॉक्स जी। पे एक चैट बॉक्स पे सवाल है, व्हाट डिड द पेशेंट टेक हाफ केजी? व्हाट डिड द पेशेंट टेक हाफ KG देसी घी? देसी घी सरनजीत, अच्छा सरन, देसी घी बेटा, देसी घी के साथ वो कोई पाउडर देते थे, उसको मिक्स करके वो लेते थे। यादव का सवाल है, कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट क्या होगा? हाँ जी, आप मेटाफिजिक्स पे काम जो डॉक्टर्स करते हैं वो आप ले सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट क्या होगा। मेरे लिए जब जॉइंट पेन्स का पेशेंट आता है तो मुझे लगता है कि वो जैसे चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज को, उनकी अपने एक सेल्फ ईगो, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी जरूरी है, लेकिन जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ ईगो में कन्वर्ट हो जाती है, देखिए यहाँ पे बहुत फाइन लाइन है दोनों चीजों में, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ईगो में ना, जब सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ ईगो में कन्वर्ट हो जाए, हमारी जिद, हमारी ऑब्स्टिनेट नेचर जो है, हम स्टबन हो जाते हैं किसी चीज को लिए, हम उसको चीज को माने ही ना, समझने की मतलब कोशिश ही नहीं करते हैं, तो तब ऐसे इश्यू जॉइंट पेन्स के आते हैं और वो चीजें हमें बॉदर करती है, हमें डिप्रेस करती है। मेरे लिए तो यही कन्फ्लिक्ट है, बाकी जो मेटाफिजिक्स पे काम करते हैं ज्यादा बेहतर, तो वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बात किया सर। मैडम आपने 2-3 बातें आपके लेक्चर्स में मुझे काफी अच्छा लगा। एक तो थैंक यू कि सर। आपने एक जो आपने कहा कि एक ऐसे दवा को चुनाव कीजिए जो कि सारे ऑर्गन को कवर, ये हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को बिल्कुल बिल्कुल इंडिकेट सर। करता है। हाँ दूसरी जी, बात जो आपने कहा कि पेशेंट को कभी आउटराइट नहीं बोलना चाहिए कि हम ठीक कर देंगे, क्योंकि ये भी मैं देखता हूँ कि ये भी बहुत नेगेटिव जाता है। और पेशेंट का हम लोग तो भगवान है नहीं कि हम लोग इसको कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल सर। इसलिए ऐसा आपने बहुत अच्छा बोला। मैं भी इसी बात को कहता हूँ, रोगी अगर पूछता है कि अब मेरे रोगी ठीक हो जाएंगे, मैं बोला कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको विश्वास रखिए और कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। भगवान आपको बिल्कुल सर, हमारे कर्म भी साथ चलते हैं। बिल्कुल कर्म भी साथ चलते हैं, ये बहुत अच्छा। और क्योंकि होम्योपैथी हम लोग के साथ में मेटाफिजिकल रोल भी प्ले करता है, तो ये बहुत ये सारा चीज है, लेकिन हम लोग को अपने अपने अंडरस्टैंडिंग्स के हिसाब से ही हम लोग दवा चुनते हैं और केस ऑब्जर्वेशन। तीसरी बात तो आपने जो कहा सिकल कॉर के विषय में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने ब्राइनिया दिया, वो कह रहे हैं सिकल कॉर। तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का मतलब हुआ कि मैंने जो रोगी को देखा वहाँ टोटलिटी कॉन्सेप्ट क्या था। और एक कोई जरूरी नहीं है कि सिकल कॉर इज मेडिसिन फॉर द वेरी कॉज फॉर एवरी डिजीज, है ना? हर एक पेशेंट के लिए सिकल कॉर तो नहीं दे सकते हैं, जिसका नहीं जैसा देते, टोटलिटी होगा ये है। बिल्कुल अगर बिल्कुल सर, और अगर हम बाकी के ऑर्गन एफिनिटी भी देखनी है कि हाँ सीकल कॉर लंग्स पे काम कर रही है कि नहीं, हाँ जॉइंट पेन्स के कर रही है कि नहीं, तो पोस्टल वेन का थ्रोम्बोसिस मेजर था वहां पे हो रहा है कि नहीं। एक पूछ रहे हैं परहेज क्या होना चाहिए? बिल्कुल सर, परहेज जो है वो डिजीज के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए आ रहे हैं, हमें क्या पता है कि ये कोल्डनेस और डैम्पनेस के साथ बढ़ता है, मॉर्निंग एग्रेवेशन यहाँ पे ज्यादा होती है,
एक तो जितने भी आ रहे हैं पेशेंट्स मेरे आते हैं, मैं उनको कहती हूँ हमेशा एक्सरसाइज करनी है हर ज्वाइंट की, सिर से लेके पैर तक, हर ज्वाइंट आपका 30 सेकेंड टू 1 मिनट मॉर्निंग में हिलना चाहिए, इतना ही आपका दोपहर को, इतना ही रात, 3 टाइम हर ज्वाइंट आपका हिले। जैसे ये फिंगर चली, ये आपके रिस्ट चले, ये कोहनी चली, ये शोल्डर चला, गर्दन आपकी चली, ऐसे ही आपकी स्पाइन चलनी चाहिए, देन हिप, नीज, देन एंकल्स, देन आपके टोस। 3 टाइम तो ये एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। दूसरा ये है कि आपको इसके साथ साथ वार्मथ लेना है ना। आप एकदम ठंडे इलाके में अगर रहते हो तो आप वार्म कपड़े पहन सकते हो, अगर आप एसी में रहते हो तो कोशिश कीजिए मोटे कपड़े पहन के रखिए, कॉटन के कपड़े रखिए, ताकि आपके जॉइंट्स जो हैं थोड़े वार्म रहे। यहाँ पे खाने पीने का परहेज में ज्यादा नहीं, लेकिन अदरवाइज में कैल्शियम, विटामिन डी, ठीक है, और विटामिन बी, इसमें ये 3 चीजें मैं जरूर करवाती हूँ। खाने पीने का बाकी परहेज इसलिए नहीं क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, यहाँ पे इससे मेटाबॉलिज्म उसका वीक हो सकता है, तो हल्का खाना खाएंगे, बेटर फॉर देम। अदरवाइज कोई मीठा नमक ये कुछ नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लिकेशंस के, अगर उनको वास्कुलाइटिस है भैया तो आप नमक नहीं खाएंगे ज्यादा, प्लूरसी है तो आप ठंडा पानी मत पीजिए, खट्टा मत खाइए, आपको खांसी हो सकती है, सांस लेने में इश्यू ज्यादा आएगा, आपकी प्लूरसी आपको ट्यूबरकुलोसिस में भी कन्वर्ट कर सकती है, आपको निमोनिया के चांसेस बढ़ सकते हैं लंग इन्फेक्शन की वजह से। और अगर फाइब्रोसिस आपका सार्कोइडाइसिस में कन्वर्ट हो गया तो आप एक न्यू ऑटोइम्यून डिजीज को इनवाइट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा, आपने थैंक यू। आपने जो तो ये चीजों का ध्यान इसमें यही रखना है, इसमें परहेज कोई और मैं अकॉर्डिंग टू चाहूंगा, आपका परहेज रहेगा, उसकी मैं कॉम्प्लिकेशंस चाहूंगा के अकॉर्डिंग। क्या आप 14th को आप इंग्लिश सेशन में भी बोल सकती हैं इस लेक्चर को? कौन से सर, कौन सी तारीख को? 14th अक्टूबर को, इसी महीने में। नहीं, इस महीने टाइम नहीं मिलेगा ओके, सर। नो प्रॉब्लम। अभी हम आपसे एक इंग्लिश सेशन के लिए भी सेशन लेंगे, और चूंकि हम लोग का सेशन अभी अब थोड़ा सा, आज हम लोग को हम लोग का 1500 दिन अंग्रेजी सेशन का पूरा हो रहा है, तो हम लोग हिंदी सेशन को अब यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। और किन्हीं के कोई सवाल है नहीं, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अपनी मैं चाहूंगी कि अगर आपके सवाल मुझे आए, मुझे पर्सनल पे भी आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, चाहे मेरे पर्सनल नंबर पर आए। आपके व्हाट्सएप पर वो मैसेज दे देंगे। हाँ जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं बोल देती हूँ, हाँ, मैं आपको 9814966919। तो आप मुझे सवाल जितने पूछेंगे वो मेरा नॉलेज भी बढ़ता है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपका नंबर या व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में डाल दूंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक यू। So thank you all, and Manish ji, now we have to close the session right now because our English session is waiting. So you just Manish ji, आप हैं यहाँ पर? थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू। मनीष जी नहीं है तो प्रमिला जी, मैं ही आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं पहले से धन्यवाद देता हूँ। आप इतना बहुत अच्छा से आ जाते हैं, हम लोग का मार्गदर्शन करते रहते हैं, और मेरे कहने पर आप हर एक रिक्वेस्ट को मैंने आपने फॉलो किया है। आपको भगवान बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स दे, और मैं मेरे भी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। तो इसके थैंक साथ, यू सर, थैंक यू सो मच सर। इसके साथ में हम लोगों का हिंदी सेशन समाप्त होता है। नाउ वी मूव ओवर टू इंग्लिश सेशन, एंड वी आर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आज हम लोग के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सेशन में निश्चित रूप से सब लोग भाग लें। सो ओवर टू यू डॉक्टर धनेश, यू कैन टेक ओवर द चार्ज नाउ। Sir, please make me या आई एम मेकिंग द होस्ट। host, sir. Host, sir. डॉक्टर श्यामल मुखर्जी है जॉइन नाउ। Yes, yes, sir. You are the host, and now we have Yes. to make me the co-host because I am. Yes, yes. Mrs. Deepa, please raise your hand. Are you there? Joined by Deepa. Yes, Deepa already joined. She's here. Okay, okay. Okay, Doctor, I shall begin. Dr. Shyamal Mukherjee has also joined. Okay. Now, thank you all for this wonderful evening. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1500th day of our Zoom sessions, and we welcome all to the celebrations. Let us begin the session with a prayer from Deepa, Isaac, and Lynn. And Dr. Dhanesh will make me the co-host. Yes, yes, I make it.
Please unmute this. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Thank you. Thank you, Mrs. Deva, हाँ सर, ज्वाइन Isaac कीजिए, and, प्लीज कंटिन्यू and Lael. आप फिर से ज्वाइन कीजिए सर। Over to Dr. Rajini to